हेलो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समय लेट हो गया लेकिन दूर आए दुरुस्त आए। हम लोग बातें कर रहे थे इंडेस 2 की, और इंडेस 2 में अब तक हम लोगों ने जो देखा है डिफिनीशन पार्ट देख लिया। डिफिनीशन के बाद हम लोगों ने और भी जो बातें देखी हैं कि भाई कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड की बात कैसे देखेंगे, और भी इस तरह की जो बातें हैं वो सब हम लोगों ने देख लिया। चलिए कुछ बच्चे जुड़ गए। अब इसके आगे की घटना हम लोग शुरू करते हैं, घटना दुर्घटना जो भी है। आइए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ब्रेक के पहले, क्वेश्चन नंबर 4। जो 2 बच्चे जुड़े हैं बताएं क्या आपने ये किया, कर पाए आप ये? अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कराता हूं, पढ़िएगा। इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्क्स लिमिटेड, वन बाई प्रोडक्ट बीपी इमर्ज बिसाइड्स 2 मेन प्रोडक्ट MP1 MP2 अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप। तो बाई प्रोडक्ट BP, मेन प्रोडक्ट MP1 और MP2, डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर हेयर। ये है आपकी डिटेल। भाई रॉ मटेरियल इतने यूनिट इस अमाउंट का, और भी क्या खर्चे लगे हैं देखने दीजिए जरा मुझे। ये रहा वेजेज, ये रहा ओवरहेड, ये रहा वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। माल जो बना है ये आउटपुट है, जिसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आउटपुट है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और ये सब लगता है कि बिक गया। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 और MP2 इज 600 पर यूनिट, सॉरी, और 60 पर यूनिट एंड 50 पर यूनिट। बाई प्रोडक्ट को 20 रुपए बेचेंगे। प्रॉफिट 5000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट लेना है आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेज एंड पैकिंग चार्जेज दिस मच विच वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। आपको वैल्यूएशन ऑफ MP1 और MP2, मेन प्रोडक्ट 1 और मेन प्रोडक्ट 2 आपको वैल्यू करके देना है। तो चलिए दोस्तों अकाउंट बंद करके कॉस्टिंग शुरू कर लेते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूं आपके कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4 है ICI के स्टडी मॉड्यूल का 7.11। ठीक है मित्रों, हाँ जी। अब ये कहता क्या है, तो मैं देख रहा हूं ये कह रहा है कि हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 14,500। ठीक है ना, पेज पलटिए। हमारे वेजेज की कॉस्ट है 90,000। $14,500 तो क्वांटिटी है, वैल्यू है 1.5 लाख। वेजेज है इतना, फिक्स्ड ओवरहेड है हमारा 65, और वेरिएबल ओवरहेड है 50। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारा आ जाएगा। और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट एक बार जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है, 150 प्लस 90 प्लस 65 प्लस 50 बराबर 355। चलिए, और फिर हम इसमें से लेस कर रहे हैं, क्या है भाई, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप है 5,000, और NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट लेना है। तो इसके लिए हम अलग से एक वर्किंग आपके सामने अभी कर लेते हैं। ये लीजिए वर्किंग नोट। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ
बाई प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं 20 रुपए है, तो 2000 गुने 20 रुपए, आई थिंक 40,000। देखिए इसमें से हमें प्रॉफिट नहीं लेस करना, क्योंकि प्रॉफिट लेस करेंगे तब तो रिवर्स कॉस्ट आएगा, वो नहीं निकालना है। हमें सिर्फ इसके खर्चे निकालने हैं, और खर्चे हैं सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज, जिसको हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, और पैकिंग चार्जेज लेस करना है। पैकिंग चार्जेज ये लीजिए साहब 2000, और इसके हिसाब से जो बात बनी वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू जिसको बोलते हैं वो बन चुका है हमारा। और नेट रिलाइजेबल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 30,000 आ जाता है ना। तो फिर चलो, अगर हम 30,000 की बात देखें तो यहां पे हम आ चुके हैं, और ये आ गया 35। तो नेट ज्वाइंट कॉस्ट मेरे से कोई पूछे फॉर मेन प्रोडक्ट तो आ गया 3,20,000। ये तो बिल्कुल कॉस्टिंग की पढ़ाई हो रही है, जैसा हम लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा था। डन, उम्मीद है यहां तक तो सबका हो गया। अब हमें किसका करना है, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट या नेट ज्वाइंट कॉस्ट इन मेन प्रोडक्ट। ये देखिए बेटा, MP1 और MP2 क्या है इसका एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू चेक कीजिए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू, तभी तो करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट। मैं देख रहा हूं 1500 गुने 250, नहीं 5000 गुने 250, ये कितना हो जाएगा 5000 गुने 250। सॉरी 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 सॉरी, सेल प्राइस 250 थोड़े ना है, सेल प्राइस तो है 60, तो ये 3 लाख हो जाएगा एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू जब भी बिकेगा। और ये है 4000 गुने कितना है भाई 50, ठीक है 4000 गुने 50। तो चलिए कर लीजिए इन सभी चीजों को। तो इस तरह से करके आपकी बात बन चुकी है। अब जरा देख लीजिए आप, ये 2 लाख होता है, टोटल 5 लाख हुआ। अब 5 लाख में 3/20 को बांटना है, जो रेशियो आएगा उसके रेशियो पे बांट लेंगे। 3/20 और 5 लाख का जो भी रेशियो बनता है जरा वो देखिए, 3 लाख इंटू 32 डिवाइडेड बाई 50, 1,92,000 तो इनका शेयर बनता है 192, और यही रेशियो यहां भी लगाइए तो इनका शेयर बनता है 128। अब अगर मेरे से पूछेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, यूनिट से भाग दे दीजिए, या फिर से चाहे तो लिख लीजिए 192 डिवाइडेड बाई 5000 एंड 128 डिवाइडेड बाई 4000 करके देखिए। 192 डिवाइडेड बाई 5000 384 एंड 128
डिवाइडेड बाई 4000 इक्वल टू 32। अब देखना है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट अगर हम बात करें, ये दोनों ही कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम है, इसलिए इसी पे वैल्यूएशन होगी। तो वैल्यूएशन एट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक है चेक करिए, इनके 250 यूनिट हैं। तो कॉस्टिंग का हम लोगों ने अकाउंट में पूरा मजा लिया। उम्मीद है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट सबको याद होगा, और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अगर याद है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये था जो मैंने ब्रेक में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था, जरा सा कर लीजिए। अब ब्रेक के बाद की कहानी मैं करता हूं शुरू। रेडी हैं सब लोग? किसी को लिखना हो या लिखने में अगर कुछ छूट रहा हो तो दोस्तों वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाएगा तब। अभी बस समझ लीजिए कि टोटल ज्वाइंट कॉस्ट लेना था, उसमें से स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट की एनआरबी लेस करनी थी। जो बचा मेन प्रोडक्ट उसे, जो बचा नेट ज्वाइंट कॉस्ट उसे मेन प्रोडक्ट के एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू के बेसिस पे बांट के कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेनी थी। और कॉस्ट चूंकि ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, उसके बेसिस पर हमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर देना था। सही है? रेडी हो? तो आ जाओ, अब काम पे आते हैं। अब जरा एएस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब एएस आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पे जो बात आई वो ये आया। अब इंडेस 41 को इससे रिलेट कीजिए। आपने 41 पढ़ा है, जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा वीडियो देख लीजिएगा। इन अकॉर्डेंस विथ इंडेस 41 agriculture inventory of industrial produce that has been harvested are measured initially at fair value less cost to sell, ऐसा हम लोगों ने 41 में पढ़ा था। और वही हमारी कॉस्ट हो जाएगी किसके लिए? इंडेस 2 के लिए। मतलब 641 अंदर जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वही इंडेस 2 के लिए क्या मान लिया जाएगा? कॉस्ट। अब उसके आगे फिर कहानी बढ़ेगी, अगर वैल्यूएशन में चेंज होती है तो उसके आगे हम देखेंगे, बट दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंडेस 2। इज इट ओके? और आगे चलिए। अब एक बहुत ही अच्छी बात है, टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे मेजर करते हैं? आप बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ा है। देखिए इसके बारे में मैं नोट लिखना चाहूंगा। कॉस्ट का मेजरमेंट कई तरीके से हो सकता है। क्या क्या शामिल करना नहीं शामिल करना वो तो देख लिया। ये डिपेंड करता है गुड्स के नेचर पे। देखिए अगर गुड्स का नेचर है स्पेसिफिक कि किसी खास काम के लिए हम एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गुड्स इसी काम के लिए आया है, स्पेशल पर्पज है, तो इसमें हम लगाते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब अगर ये सामान हमने 20 रुपए किलो खरीदा है तो इसकी वैल्यूएशन 20 पे होगी, और अगर 200 रुपए किलो खरीदा है तो इसकी वैल्यूएशन 200 पे होगी। तो बड़े आराम से हम स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमने खास किसी काम के लिए परचेज किया था। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो इंटरचेंजेबल यूज होता है, बड़ी बल्क क्वांटिटी में इंटरचेंजेबल। अब आप कहेंगे सर ये इंटरचेंजेबल क्या चीज यूज होता है? तो मैं इंटरचेंजेबल के बारे में आप दोस्तों को बता दूं। जैसे गेहूं, अब आटा चक्की की मिल है तो बोरे बोरे में गेहूं आ रहा है और पीसा जा रहा है और फिर जा रहा है, तो वहां पे तो गेहूं आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आयरन और नए आयरन और आ रहे हैं, पुराने वाले हम यूज करते जा रहे हैं। तो ऐसा अगर इंटरचेंजेबल अगर ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों, तो इसमें कई तरीके हमारे पास हैं। हम लेने को एक्चुअल कॉस्ट भी ले सकते हैं जैसा कि एस ने बताया, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में जो मेथड लेंगे आप, दो ही मेथड से आप बात कर सकते हैं, या तो फीफो और या फिर वेटेड एवरेज।
ठीक है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माना जाता है पहले आया है वही पहले जाएगा, और वेटेड एवरेज में हम ओपनिंग और करंट पीरियड में जो भी आया सबका एक वेटेड एवरेज निकाल के उसके हिसाब से मानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। लेकिन कई बार एक्चुअल कॉस्ट निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, या एक्चुअल कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट मोर और लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर होता है। कोई ऐसी चीज है जहां हम परमानेंट क्या बोल रहे हैं कि कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो बार बार रिपीटेटिव नेचर का बन रहा है, तो उसमें जनरली कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। तो रिपीटेटिव नेचर का कंट्रोल्ड सिचुएशन में बन रहा है तो आप वहां पर अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लें विच अप्रॉक्स टू द एक्चुअल कॉस्ट तो चलता है। तो आपको समझो एएस ने थोड़ी छूट दे दी है कि अब ज्यादा मेहनत ना करें तो भी चलेगा। लेकिन ये जो रिटेलर्स हैं जैसे बिग बाजार है और ऐसे, इसमें तो लाखों सामान है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि एक आइडिया लगा लेते हैं कि भाई मार्जिन हमारा क्या है, और मार्जिन के हिसाब से हम अपनी बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रिटेल प्राइस मेथड। आप कहेंगे कैसे सर? तो मान लीजिए हम जानते हैं कि जो मेंस वियर हैं उनकी सेल्स वैल्यू है लेट सपोज 50 लाख जो पड़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक है, और हमारा मार्जिन ऑन एन एवरेज 30% होता है, तो 30% मार्जिन हमने लेस कर दिया 15 लाख। तो ये जो बचेगा अप्रॉक्स टू कॉस्ट मान लेंगे यही हमारा कॉस्ट होगा। और अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के मार्जिन हैं, भाई किसी पे 30%, किसी पे 40%, किसी पे 20%, किसी पे 50% लेते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने फास्ट आपको करा दिया, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो आपने सीए इंटर में पढ़ा हुआ था। उम्मीद है सबने रिकॉल कर लिया। अगर किसी को समझने में दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए, नहीं तो एक थम्स अप दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कि कॉस्ट अगर स्पेसिफिक है, किसी खास मकसद के लिए मटेरियल लाया गया है, इंटरचेंजेबल नहीं है, तो फिर तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लीजिए। इंटरचेंजेबल है, बार बार आ रहा है जा रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, उसको आप या तो एक्चुअल कॉस्ट पे लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे फीफो या वेटेड एवरेज ले सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे, या फिर रिटेल प्राइसेज मेथड की बात होगी, ठीक है मित्रों। तो अब जाके भाई कॉस्ट नाम की चीज खत्म हुई। अब हमें बात करनी है इसके एनआरवी की, कि व्हाट इज द एनआरवी और हम इसको कैसे वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनआरवी की आपको दोस्तों डिफिनीशन बताना चाहता हूं, फिर मैं मेजरमेंट की बात आपके साथ करूंगा। आइए, एनआरवी की डिफिनीशन पार्ट में दिया होता है हमेशा, तो वहां पहले चल के हम एनआरवी की डिफिनीशन खोज लाते हैं और तब फिर बातें करेंगे। ये है जी एनआरवी की डिफिनीशन, कि एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। गौर फरमाइएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें जनरली कितने में बेचते हैं। ये नहीं कि कोरोना टाइम में या लॉकडाउन टाइम में मजबूरी में बेच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्डिनरी कितने में बेचते हैं, लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर माल अभी WIP है, रॉ मटेरियल है, तो इसको कंप्लीट करने में अभी आपको कितना लगेगा, और लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। भाई सेलिंग के क्या एक्सपेंसेस लगने की उम्मीद है। तो इन दो चीजों का जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। तो कह सकते हैं हमें नॉर्मल सेल प्राइस लेना है, कॉस्ट टू कंप्लीशन लेना है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, और हमें लेना है, बताइए क्या चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लीजिए कि भाई हमें सेलिंग के जो एक्सपेंसेज हैं दोनों एस्टिमेटेड बेसिस पे, और इस तरह से जो बात बनेगी इसको बोलते हैं एनआरवी। अब एनआरवी का ध्यान देने की बात, अगर माल फिनिश्ड है तो उसकी एनआरवी ज्यादा आएगी क्योंकि उसमें केवल कॉस्ट टू सेलिंग होगी। लेकिन अगर WIP का क्लोजिंग स्टॉक है तो उसमें एनआरवी कम आएगी, क्योंकि अभी WIP को कंप्लीट करने का भी कॉस्ट आएगा, सेल प्राइस तो वही रहेगा, और कॉस्ट ऑफ सेलिंग भी उसी हिसाब से बात बनेगी। देखिए मैं इसको आपको एक छोटे से पॉइंट से समझाता हूं, एक इलस्ट्रेशन। मान लीजिए कोई बिल्डर है, उनका एक फिनिश्ड है और एक WIP है, दो तरह की बिल्डिंग है, फिनिश्ड बिल्डिंग और WIP बिल्डिंग, दो तरह की हमारे पास बिल्डिंग है। लेट सपोज हम नॉर्मली इसको बेचते हैं 70 लाख रुपए में, ये हमारा नॉर्मल सेल प्राइस है। WIP तो उसको फिनिश करके बेचेंगे और फिनिश्ड है तो कोई बात नहीं। अब हम यहां से कुछ लेस करना चाहते हैं आपसे, क्या भाई, जो सेल कराएगा वो सेलिंग कमीशन हमें देना पड़ता है। ब्रोकर के बगैर माल कहाँ बिकता है आप जानते हैं, और लेट सपोज हमें 10% सेलिंग कमीशन देना है।
तो ये तो दोनों में लगेगा, WIP बिकेगा तब भी, फिनिश बिकेगा तब भी। लेकिन अच्छा मान लीजिए WIP बेचने में ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो फिर ज्यादा पैसे की बात करेंगे। अब आगे चलें। अब मान लीजिए हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। जो फ्लैट बन गया है वो तो देखो बन गया है, तो उसमें तो कुछ नहीं लगना है, लेकिन जो फ्लैट अधूरा है, अब इसमें सैनिटरी काम बाकी है, पेंट POP पता नहीं क्या क्या बाकी है, और इन सब में सपोज करो कि 10 लाख रुपए अभी और लगने हैं। तो दोस्तों NRV जो होगा, इसकी NRV आप देख सकते हैं ज्यादा आएगी 63 लाख, और इसकी अगर NRV की बात करें तो यह आएगा 53 लाख। इसीलिए मैं कह रहा था कि काम जितना फिनिश हो गया है उसके NRV उतना ज्यादा आएगा, और काम कम हुआ है तो भी काम करना पड़ेगा, इसलिए उसकी NRV कम आएगी। तो उम्मीद है मैं NRV आप बच्चों तक पहुंचा पाया, ठीक है ना। NRV फिर से दोहरा देता हूं, सेलिंग प्राइस है सेल्स एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लेस सेलिंग कमीशन ले कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। इज इट लाउड एंड क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब NRV को कैसे यूज करना है ये पढ़ लीजिए, आपका कार्यक्रम हो जाएगा। देखिए ये कि मेजरमेंट ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू, कि नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑर्डिनरी कोर्स, ये सब तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ NRV की जो पता है जरूरत क्यों पड़ती है, कॉस्ट में नॉट बी रिकवरेबल इफ द इन्वेंट्रीज आर डैमेज्ड, इफ दे हैव बिकम होली और पार्शली एब्सोल्यूट, एंड इफ देयर सेलिंग प्राइस हैज बीन डिक्लाइंड, उसका सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो गया होगा, इस तरह की कोई बात होगी तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा NRV, ठीक है। वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट हैज बीन कंसिडर्ड वेल डिटरमाइनिंग द नेट एलिजिबल वैल्यू, आपको देख के बताना है कि क्या ये कॉस्ट नेट एलिजिबल वैल्यू कैलकुलेशन में काम आएंगे। चेक करिए, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जी हाँ बिल्कुल आएगा, ये तो डिफिनेशन में दिया है। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू अलाउ द सेल, बिल्कुल, क्योंकि हमें नॉर्मल कोर्स में बेचना है तो नॉर्मल कोर्स में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो देना पड़ेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट ये नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट इज नॉट फॉर द सेल बट रादर टू सिक्योर द कस्टमर डॉलर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो कस्टमर के डॉलर को क्विकली पॉसिबल मतलब अपने हाथ में करने के लिए आप दे रहे हैं, तो देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज नॉट कंसिडर्ड एट पार्ट ऑफ NRV, इसको NRV में लेस करने की जरूरत कतई भी नहीं है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट अब लेस करेंगे क्योंकि आपकी ये डे टू डे सेल के अंदर आती है। उम्मीद है आपने ये समझ लिया। नाउ अगर आपने ये समझ लिया तो जरा सब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए प्रैक्टिकल पार्ट है कि NRV कैसे निकालें। एग्जाम में तो NRV दिया होगा, लेकिन रियल लाइफ में NRV तो कहता है कि भाई जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय जो एस्टिमेट्स मेड किए जाएंगे उनके बेसिस पे आप करिए, और ये एस्टिमेट्स प्राइस के फ्लक्चुएशंस को ध्यान में देते हुए देना है। खासतौर पे साल के लास्ट में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके चलते प्राइस घटने की या बढ़ने की उम्मीद है, उन सारी बातों का ध्यान देने के बाद ही ऐसा करना है, ठीक है। और NRV कंसिडर करते समय पर्पज भी देखिए जिसके लिए आपने रखा है। देखिए अगर हमने सेल के लिए रखा है तो सेल प्राइस, लेकिन मान लीजिए किसी का अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कमाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में क्या होगा भाई। हमने मान लीजिए पॉलिसी कोई फर्म कमिटमेंट कर रखा है कि हम इस रेट पे इसको बेचेंगे, तो उसका तो NRV में पता है। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है कि सपोज कीजिए 10,000 यूनिट हमारे पास है और 7,000 का फर्म कमिटमेंट है 50 रुपए के हिसाब से, तो 7,000 का NRV तो चलो 50 रुपए के हिसाब से मान लेंगे, सब्जेक्ट टू कोई कमीशन वगैरह है तो। लेकिन 3,000 की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्या उसी रेट से? बिल्कुल नहीं, 3,000 की वैल्यूएशन करेंगे जो नॉर्मल सेल प्राइस है उसके हिसाब से। समझा आपने कि 10,000 में से अगर 7,000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो 7,000 की वैल्यूएशन तो उस पर करेंगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, लेकिन 3,000 तो नहीं कॉन्ट्रैक्टेड है, तो 3,000 में जो नॉर्मल सेल प्राइस है हम उस नॉर्मल सेल प्राइस की बात करेंगे। याद रहेगा दोस्तों? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इस पे क्वेश्चन की बात हो सकती है।
आगे आइए, अब कंपेयर कैसे करें? तो बोला गया है कि इन्वेंट्रीज को जब हम कंपेयर करेंगे तो आइटम बाय आइटम करेंगे। ये सही नहीं है कि बहुत सारे इन्वेंट्री को एक साथ मिला दिया या बहुत पूरी फैक्ट्री की इन्वेंट्री को एक साथ मिला दिया और तब कंपेयर किया। मतलब जो कंपेरिजन होना चाहिए वो ग्लोबल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, टोटल मिला के नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज फिर भी चलो कर सकते हैं, लेकिन सब कैटेगरी को मिला के अगर एक साथ करते हैं तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? देखो दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक खास तरह का आइटम है और एक दूसरे तरह का और भी आइटम हमारे पास है। इसकी कॉस्ट है 500 रुपए और इसकी एनआरबी होने की उम्मीद है 300 रुपए, और इसकी कॉस्ट है 200 रुपए और एनआरबी होने की उम्मीद है 400 रुपए। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे 700, चलो थोड़ा कम कर लेता हूं मैं, ये ज्यादा कम कर दिया मैंने, ये भी 400 ले लेते हैं और ये 350 ले लेते हैं, 750 रुपए। ठीक है दोस्त? तो अगर हम कंपैरिजन टोटल के बेसिस पे करें, अगर हम टोटल के बेसिस पे मान लीजिए कंपेयर करते हैं 700 और 750 को, तो हमारी वैल्यूएशन कैसे होगी? 700 पे होगी वैल्यूएशन अगर कंपैरिजन हम टोटल बेसिस पे करें, विच बाई लोअर। लेकिन चलिए हम इंडिविजुअल देखते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप वाइज हम देख रहे हैं इन दोनों में कम कौन है? 400, और इन दोनों में कम कौन है? 200। तो उसके बेसिस पे 600 आ रहा है, तो इंडिविजुअल होगा 600। अब बताइए दोनों में सही कौन माना जाएगा? तो एस कहता है 600 वाला, क्योंकि यहां पे हो कुछ नहीं रहा है, इसका लॉस इसके प्रॉफिट के साथ कंपनसेट हो जा रहा है। आई रिपीट, इसमें जो 100 का लॉस है इसके अनरिलाइज प्रॉफिट के साथ कंप्लीट हो जा रहा है। ये तो उचित नहीं है ना, इट्स नॉट ओके ना। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं दोस्त इस बात को? चलो आगे चलो। देखिए एक बहुत प्यारा पॉइंट है कि जो इन्वेंट्री होती है, जो हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज को क्या हम एनआरवी या उससे भी कम करें? तो कहा गया कि भाई इन्वेंट्री को कॉस्ट से बिलो करना उचित नहीं होगा अगर फिनिश प्रोडक्ट हमें लगता है कि कॉस्ट से हम महंगा बेच पाएंगे। तो अगर हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जब माल बनाएंगे और उस पर जो फिनिश्ड होगा वो कहीं ज़्यादा होगा इन्वेंट्री की कॉस्ट से, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें कॉस्ट से कम करने की जरूरत नहीं है, विल वैल्यू डेट कॉस्ट। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए रॉ मटेरियल के प्राइस से डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इससे तो डर लग रहा है कि जरूर फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस भी घटेगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एनआरवी पे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में कहा गया कि जो रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो एनआरवी का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मैं इस बात को आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि हमारी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है 200 रुपए, ठीक है, और कन्वर्जन कॉस्ट जिसको बोलते हैं ना लेबर एंड ओवरहेड, वो आजकल मार्केट वैल्यू थोड़ी गिर गई है, लेट सपोज 110 है, यानी कि एनआरवी आने की उम्मीद कितनी है ऑफ रॉ मटेरियल? 90। अब मान लीजिए हमारी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो 100 है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप किस पे वैल्यू करेंगे? जाहिर है 90 पे। अब एस कहता है कि नहीं, आप जरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी चेक करो।
अब सपोज करो आजकल रिप्लेसमेंट कॉस्ट चल रहा है लेट सपोज 80 रुपए, ठीक है, तो इसका मतलब अभी सेल प्राइस और डाउन होने की उम्मीद है। 90 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, लेकिन उल्टा अगर मान लीजिए कभी ये 95 है तो इसका मतलब एनआरवी तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 95 की वैल्यूएशन कर दें तो ये चलेगा। तो कॉस्ट तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब आपको ये देखना है कि एनआरवी लेना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एस कहता है कि देखो रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि हम मार्केट में खरीदने जाएं तो हमें रॉ मटेरियल कितने में मिलेगा, ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको देखना है कि आप किस रेट पे लेना चाहते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कोई मैसेज आ गया था वही मैं कर रहा था। तो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें से कन्वर्जन कॉस्ट घटा के एनआरवी आ रहा है रॉ मटेरियल का। अगर ये कॉस्ट से ऊपर है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप कॉस्ट पे देख लीजिए। लेकिन किसी कारण से अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो आप देख लीजिए। ठीक है दोस्त। अब जरा सा एक छोटा सा पॉइंट और है और लास्ट पॉइंट ही है वो। ये है रिवर्सल ऑफ राइटिंग डाउन। आपने मार्केट प्राइस कम हुआ तो आपने उसे रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब मार्केट सिचुएशन अगर संभल गई है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मार्केट प्राइस संभल गई है तो अब क्या करेंगे? क्या रिवर्सल अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। कह रहा है कि हर साल अगर किसी कारण से इन्वेंट्री नहीं बिक पाया तो हर सब्सिक्वेंट ईयर में आप न्यू असेसमेंट करेंगे। मे बी कि जो सर्कमस्टांसेस थे उस समय प्रिवेलेंट जिनके चलते हमें कम करना पड़ा था, उस सर्कमस्टांसेस जब दूर हो गए, शंका के बादल छट गए और हमें लगता है कि हम अपनी पूरी प्राइस ले पाएंगे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप आराम से अपनी रिवर्सल वापस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये भी हो सकता है पहले से भी सिचुएशन खराब हो गई तो और राइट डाउन आपको करना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं। ये एक नई चीज इन्होंने जोड़ी है इंड एस में जो एस में नहीं था, और वो ये था कि जितनी इन्वेंट्री आपने बेच दी, जाहिर है अगर आप उसकी रेवेन्यू ले रहे हैं तो इन्वेंट्री जो बिक गई उसको आपको एक्सपेंस के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। जो इन्वेंट्री बिक गई उसको आपको एक्सपेंस के रूप में लेना पड़ेगा। और एनी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो आपने नेट एलिजिबल वैल्यू से मतलब कॉस्ट से कम पे करी है, वो सारे लॉस को भी आपको लेना है। और किसी कारण से एनआरवी रिवर्स हुआ है तो उसको इनकम के रूप में लेना है, ठीक है। तो एनी अमाउंट ऑफ राइटिंग ऑफ टू बी टेकन एज एक्सपेंसेज इन द पीरियड, और एनी रिवर्सल, कोई भी अगर आपने मान लीजिए कि रिवर्सल किया है तो उसको आप अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में से नेट करके तब एक्सपेंस के रूप में आप लेंगे,
क्योंकि रिवर्सल तो एक तरह का इनकम है। ठीक है, रिकॉग्नाइज ए रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस, मतलब अलग से पीएल में नहीं दिखाना है, अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में से ही कम करके चलना है। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी कोई इन्वेंट्री आपने अपने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में इस्तेमाल कर लिया हो, तो फिर वैसे सिचुएशन में वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है मित्र, आगे आइए। कुछ क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं ये सब क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। डिस्क्लोजर का पार्ट भी देख लीजिए। डिस्क्लोजर एस के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये जरूरी पड़ जाता है जब आप अपने बनाएंगे, क्या कहते हैं उसको, फिनेंशियल स्टेटमेंट या शेड्यूल बैलेंस शीट, तो वहां भी इस बात की जरूरत आपको पड़ सकती है। क्या क्या बताना है भाई? अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट किया है इन्वेंट्रीज के लिए, आपको वो बताना है। कैरिंग अमाउंट आपको बताना है कि इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट, और उसका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं भाई, इसमें मर्केंडाइज कितना है, मतलब हम बेचने के लिए कितने रखे हुए हैं, सप्लाईज कितना है, प्रोडक्शन सप्लाई, मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है। ठीक है कि नहीं? अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर का अगर है तो आप उसको WIP दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर में भी डिस्क्राइब्ड एट WIP। अगर आपने कोई इन्वेंट्री इसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह को लेकर आए हैं तो वो भी आप बताइए। आपने इस साल कितना इन्वेंट्री को एज एक्सपेंस माना है, कोई राइटिंग डाउन है, कोई रिवर्सल है, उन सब चीज़ों को दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई डिस्क्लोजर जरूरी है रिवर्सल और राइटिंग डाउन को एक्सप्लेन करने के लिए तो वो भी करिए। और आपने कोई प्लेज किया हुआ है तो उस बात को भी आपको दिखाना है कि भाई लायबिलिटी के रूप में हमने रखा हुआ है। तो यही सब कुछ डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्लोजर जरूरी नहीं होता, लेकिन नॉलेज के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए ऑफिस में तो ये बेहद जरूरी है। आइए जरा बात करते हैं दोनों में फर्क क्या है। मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट वाला जो पोर्शन मैंने बताया ना, कितनी कॉस्ट को एक्सपेंस मानेंगे नहीं मानेंगे, ये एएस में नहीं था, ये यहां आया है। सर्विस प्रोवाइडर की इन्वेंट्री के बारे में AS2 में कोई भी घटना नहीं गई है। ठीक है, अगर हमने AS16 के लिए कोई मटेरियल खर्च किया है तो यहां पे कोई भी मतलब कोई ऐसा कोई स्पेयर पार्ट से कोई ऐसी चीज है जो PPE के रूप में भी बन सकता है, यहां तो नहीं है। इसके बारे में AS16 में लिखा हुआ है, लेकिन AS2 के अंदर स्पेशली कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद AS10 यानी कि PPE के अंदर आ जाए। मतलब सर्विस पार्ट्स या क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट के बारे में AS2 में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इंड AS2 के अंदर वो चीज 100% मिसिंग है। कमोडिटी ब्रोकर के बारे में यहाँ चर्चा की गई, लेकिन वहाँ कमोडिटी ब्रोकर के बारे में नहीं है। यहाँ फेयर वैल्यू अलग बात है और NRV अलग बात है, यहाँ पे डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू की चर्चा ही नहीं है, वहाँ तो केवल NRV की बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सब्सिक्वेंट असेसमेंट ऑफ NRV, बाद में रिवर्सल वगैरह के बारे में, लेकिन AS2 रिवर्सल वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहता, वहाँ AS5 के अंदर हुआ करता था। लेकिन AS2 इनके बारे में ज्यादा इंड AS इनके बारे में ज्यादा डिटेल बातें करता है, रिवर्सल वगैरह के बारे में बताता है, उसका रिकॉग्निशन उसके डिस्क्लोजर की बात करता है। ठीक है, AS2 अपने स्कोप से कुछ चीजों का जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह या फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह अगर हमने करा हुआ है तो उसके बारे में स्पेशली चर्चा करता है, और ये सिर्फ मेजरमेंट को हटाने की बात करता है। लेकिन ये AS2 जो है मेजरमेंट की बात नहीं करता। AS2 सीधा कहता है कि ऐसा कोई है जो NRV पे वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल के अनुसार है तो हम उसको AS2 में कवर करेंगे नहीं। तो AS2 पूरे कवरेज की बात करता है कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कहता है नहीं हम बाकी सब तो कर लेंगे, कॉस्ट की मेजरमेंट वगैरह सब कर लीजिए, लेकिन उसमें जब मेजरमेंट की बातें आएंगी तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। और कॉस्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो
सिमिलर नेचर के लिए, एक तरह के लिए एक कॉस्ट फॉर्मूले की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमारी इन्वेंट्री मान लीजिए 4 लोकेशन पे है लेकिन उनका नेचर सेम है, तो AS2 कहता है उन सब पे एक ही कॉस्ट फॉर्मूला लगेगा, फीफो लगे, स्टैंडर्ड लगे, रिटेल लगे, चाहे जो भी लगे, ठीक है ना। लेकिन इंड एस 2 इनके बारे में ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कहता। ये कहता है कि भाई जो भी कॉस्ट के फेयरेस्ट अप्रोक्सीमेशन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे तो AS2 इंड AS2 के बराबर है, लेकिन चूंकि दो काल में बनाए गए हैं, इंड AS2 अभी आया है, AS2 के आए हुए काफी समय हो गया, तो इस बीच में जो प्रोग्रेस हुई है रिपोर्टिंग में वो सब इंड AS2 के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। देखिए ना, मेजरमेंट के लिए केवल छांटना या रिवर्सल की बातें करना, ये सब वहां मिसिंग था, लेकिन ये सब यहाँ पे कर लिया गया है। अब आप कहेंगे एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, तो कभी कभी खुराफात सूझता है उनको तो एग्जाम में पूछ देते हैं, वरना मैंने तो नहीं देखा एग्जाम में इस तरह की चीजें आते हुए। जनरली एग्जाम में इस तरह की चीजें वो नहीं दिखाते हैं जनरली। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारी तरफ से आपका इंड AS2 की थ्योरी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपका होमवर्क है दोस्तों। टेस्ट योर नॉलेज, बाकी तो सब मैंने करा ही दिया। टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों क्वेश्चन को दोस्तों आप देखेंगे और हम लोग अपनी अगली क्लास जो कल ही होगी, टाइमिंग तो पता ही है, रोज संडे हो या मंडे 4 से 5:30 लाइव में आपके साथ रोज होता हूं। कभी कभी एडिशनल क्लास भी होगी, जैसे कि आज एडिशनल क्लास हुई है किसी एस को खत्म करने के लिए, तो उस एडिशनल क्लास की बात भी दोस्तों हम आपसे करेंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। ठीक है, ये होमवर्क याद रखिए और कल 2 बजे फिर मेरे से मिलिए। अच्छा, हम आपको ये भी बता दें आपकी लॉ की क्लासेज भी शुरू हो गई है। तो आज की तारीख में टॉपर्स के यूट्यूब चैनल पे 3 क्लासेज लाइव हो रही है। ये सूचना हम आप बच्चों को देना चाहते हैं। पहली तो 8:15 से 9:45 है लॉ की क्लास, CA फाइनल की, और ये डेली है यानी कि कल भी होगी। ठीक है, और कल का मतलब लिख लीजिए 6-5। 2 से 4 आपकी SFM की क्लास होती है और 4 से 5:30 आपकी FR की क्लास होती है। कल मिलते हैं एक और इंड AS के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और अगर कल मौका मिला तो उसके बाद एक और AS पढ़ेंगे। कल की एडिशनल क्लास भी होगी, तो एडिशनल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंड AS 105। ठीक है दोस्तों, तो सब लोग जुड़ जाइए। अच्छा, नोट्स, सबके नोट्स भी बेटा बड़े प्यारे नोट्स दिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं कोई शुल्क नहीं है, बस आपको पढ़ाई पे मजा लेना है। लॉकडाउन पीरियड में ये हमारा छोटा सा सहयोग है टॉपर्स की टीम का। CA फाइनल करके एक टेलीग्राम का चैनल है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, उस टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोट्स आपको समय समय पे मिलता रहे। जैसे इंड AS 2 और इंड AS 40 और इंड AS 105 का नोट्स तुरंत थोड़ी देर में आ जाएगा। 2 का तो अभी आ जाएगा, 40 और 105 का कल सुबह आ जाएगा। इसके अलावा लॉ के नोट्स, SFM के नोट्स, सारे नोट्स उस पर आते जाते हैं, जिन्हें आप अपने कंप्यूटर पे बड़े आराम से एक क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल एक नए इंड AS के साथ। धन्यवाद।